नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दी है। उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में हम यहाँ क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर रहे हैं। अगर यदि आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए उसको आप पहले देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को लीजिएगा। इसके पहले हमने पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर दिया है, वो भी चैनल पर पड़ी हुई है वीडियोस, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम अपना जो पोर्शन है स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, पहले उसको देख लेते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपनी कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले तो वो मौसम, एक सेकेंड ज़रा मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, सबसे पहले तो हमने मौसम और जलवायु, इन दोनों में जो अंतर है, ये डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड क्लाइमेट, इसको देख लिया है। इसके साथ साथ इसे मैंने कल भी रिवाइज किया था, और इसके साथ में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें से कौन कौन से थे? अक्षांश, ऊंचाई, है ना, पवनें, समुद्र से दूरी, इसके अलावा आपका पर्वतों की ढाल, पर्वतों की अवस्थिति, है ना। तो ये मैंने आपसे कहा भी था कि इसे हमें याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बनकर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अगर यदि आपको ये याद होगा तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर यदि आप कंफ्यूज कर गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्वतों की ढाल और पर्वतों की अवस्थिति, है ना, दोनों में से अगर यदि कोई एक, अगर यदि आपको पता, दूसरा आपने याद नहीं किया है, तो आप वहां गलती कर सकते हैं कि पर्वतों की अवस्थिति किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है और पर्वतों की ढाल किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमने ये चीजें कवर कर ली थी। इसके बाद हमने कल स्टार्ट कर दिया था कि जलवायु मोस्टली संबंधित है किससे? वायुमंडल से। इस वायुमंडल को समझ लिया था कि वायु क्या है? ये विभिन्न प्रकार की क्या है? गैसों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसी के साथ इसमें धूलकण, डस्ट पार्टिकल प्लस नमक के कण, है ना, सॉल्ट पार्टिकल, साथ ही साथ एरोसॉल भी पाया जाता है। इस एरोसॉल को हिंदी में कहते हैं कालिक, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये जो कालिक है मोस्टली हमें कब देखने मिलता है? जब आप टायर, है ना, जो टायर होता है उसको आप जलाते हैं, तो जो काला स्मॉग निकलता है, काला धुआं निकलता है, वही ये कालिक कहलाता है। इसके अलावा ये तो आपने जलाया, नेचुरली आपको कहाँ देखने मिलता है, कैसे एनवायरनमेंट में आता है? भाई जब तक आपने टायर नहीं जलाया जब तक तो नहीं आया। तो ये हमें देखने मिलता है ज्वालामुखीता से। वॉल्केनिज्म जब होता है तब आपको ये जो एरोसॉल है ये वायुमंडल में उपस्थित हो जाता है या आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये गुरुत्व के अधीन पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन क्या होते हैं? बंधे होते हैं, है ना। गुरुत्व के अधीन क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जिससे वायुमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। इस तरीके से ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये वायुमंडल बना हुआ है। इसके बाद हमने चर्चा की थी, इसके बाद हमने चर्चा क्या की थी कि भारी गैसें और हल्की गैसें की थी ना चर्चा। भारी गैसें क्या होती हैं, ये कैसे प्रभावित करती हैं वायुमंडल को? जो भारी गैसें होती हैं, चूंकि ये भारी हैं, इस कारण से इसमें जो गुरुत्व या ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसी के साथ ये निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं, है ना भाई।
अगर यदि भारी हैं तो कॉमन सी बात है वो नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं उठ पाएंगी ज़्यादा। और साथ ही साथ इसके अलावा ये अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत सघन होती हैं, डेंस होती हैं। कौन सी? भारी गैसें। और वहीं हल्की गैसें क्या होती हैं? गुरुत्व का प्रभाव या ग्रेविटी का प्रभाव इसमें कम पड़ता है। ये ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं, है ना। और तो और ये विरल होती हैं, स्कैटर टाइप पे फैली हुई रहती हैं। एग्जाम्पल आपके वही सेम एग्जाम्पल, हमारा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, है ना। इसका परसेंटेज भी मैंने कल लिखवाया था। ऑर्गन, ऑर्गन के अलावा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन, तो ये सारी भारी गैसों के अंतर्गत शामिल है। वहीं हमारी जो हल्की गैसेस थी वो हो जाती है नियॉन, नियॉन हीलियम, है ना, क्रिप्टॉन और साथ ही साथ जेनॉन। तो ये जो गैसें हैं हल्की गैसों के अंतर्गत शामिल गैसें हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ाई कर ली थी, क्लियर है। इसके आगे अब हमें चलना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बता दिया था कि ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल को विभिन्न मंडलों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ये जो डायग्राम है ये वही शो कर रहा है। समझिए, डायग्राम में देखिएगा, पिक्चर में देखिए, ये हमारी अर्थ है ना। चेंज कर लेता हूँ पेन, एक सेकेंड, चलेगा ब्लैक। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ से आप जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले हमको यहाँ एक मंडल मिला, है ना, एकदम जो पृथ्वी से सटा हुआ है, पृथ्वी के एकदम समीप है। कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, या हिंदी में से ही कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। इसके ऊपर मीसोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर या इसे ही हम आइनोस्फियर कहते हैं। मीसोस्फियर को मध्य मंडल और थर्मोस्फियर को तापमंडल, और इसी ही हम आयनोस्फीयर या आयन मंडल कह देते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा बहिर्मंडल, मतलब एक्सोस्फीयर। ओके, और इसके बाहर जैसे ही आप जाओगे तो ये पूरा एरिया आपका क्या हो जाता है? स्पेस। क्लियर है। तो हमें देखा आपने किस किस तरीके से मंडलों को बांटा गया है, और इन्हें ही हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, तो बहुत सीरियस होकर, बिना किसी भी प्रकार का दिमाग में कंफ्यूजन रखे ध्यान से पढ़ना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा तो हम एक एक स्फेयर को करेंगे, लेकिन अगर यदि हमारे पास टाइम रहा तो एक से ज़्यादा स्फेयर को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। कंसेप्ट पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कभी भी किसी भी बुक से, किसी भी नोट से पढ़ोगे, आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या? क्षोभ मंडल। ओके, क्षोभ मंडल। चलिए, क्षोभ मंडल या इसे ही हम क्या कह देते हैं? हमारा, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूं। क्षोभ मंडल या इसे ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ओके, अब देखिए, इसका अगर यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसका परिचय बताऊं आपको, फिर से वही, इसको हम अगर यदि वर्ड को तोड़ें तो जो ट्रोपोस्फियर है इसको दो वर्ड में तोड़ दिया जाए। जैसे कि स्फीयर तो आपको पता ही है, स्फीयर मतलब मंडल होता है, क्षेत्र होता है। ट्रोपोस का तात्पर्य होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण एवं उनके अनुपात में, जो जिनका अनुपात है ना, उनके अनुपात में परिवर्तन नगण्य होता है। अब आप समझिए मैंने आपसे क्या कहा, देखिए समझना। हाँ,
ये हमारी अर्थ है। अर्थ में मान के चलिए इस हाइट पर है हमारा ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है। अब हमने अभी चर्चा क्या कर ली थी, भारी गैसें और हल्की गैसों की, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखा है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो हाँ भैया, हमने बात की अभी, जो भारी गैसें होती हैं वो निचली वायुमंडली में होती, मतलब कि इस तरीके से ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर यहाँ भारी गैसें हमें देखने मिलेंगी। इसके अलावा इसके ऊपर हल्की गैसें होंगी, है ना, दूर दूर हल्की गैसें होंगी। और जो इनका अनुपात है, जिस तरीके से ये अवस्थित हैं, जिस तरीके से ये पृथ्वी के जो समीप वायुमंडल बना हुआ है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, वह उसी अनुपात में होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं आता। ये नहीं हो जाता है कि अगर यदि आपने फॉर एग्जांपल इसने जो भारी गैसेस थी उनको आपने लिया एक कंटेनर में भर लिया, है ना, तो ये नहीं हो जाएगा उसमें कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अनुपात एक बराबर रहता है। अगर यदि आपने इतना हिस्सा भी लिया है, तो इसमें भी जो नाइट्रोजन होगी वो 78% होगी, ऑक्सीजन आपकी 20.99% होगी और जो ऑर्गन है 0.93% होगी। इस तरीके से इनका जो परसेंटेज है, का अनुपात है, एक समान रहता है। किसी भी प्रकार के अनुपात में परिवर्तन नहीं आता है। आए समझ में? ओके, मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो ट्रोपोज है, ट्रोपोज का तात्पर्य ही होता है मिक्सचर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण मंडल भी कह सकते हैं। आ रहा आपको समझ में? इसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण मंडल। से ही आप लिख सकते हैं मिश्रण मंडल। आपको आया ना समझ में? मिश्रण मंडल क्यों कह रहे हैं? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है यहाँ पर। इस एरिया में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रण मंडल भी कहते हैं। और चूंकि इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है जहां, ओके। चलिए इसके बाद हम इसकी देखते हैं कुछ विशेषताएं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, विशेषताएं, ओके। अब देखेंगे, अगर यदि आपने एनसीईआरटी या कुछ भी चीजें कभी पढ़ी होंगी, तो मोस्टली एक लाइन लिखी रहती है, उसमें ये लिखा रहता है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में ये हमारा 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध का ये जो उत्तरी ध्रुव है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर या जिसे हम ये इसे हम कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। इसी डायग्राम को हमको लेकर के चलना है, ध्यान देना, ठीक है। अब आप देखेंगे, बोला ऐसा जाता, अगर यदि मैं इसी डायग्राम को इस तरीके से बना दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने ये यहाँ से लगाकर इसको यहाँ तक बना दिया है, ये वाला जो हिस्सा है इसको काट कर इस तरीके से लिख दिया। यहाँ मैंने लिख दिया 0 डिग्री और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल, जो चीज डायग्राम ऐसी बनी थी तो मुझे यहाँ से यहाँ के बारे में रिलेशन बताना है। और मैंने आपको जब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, तो वहां मैंने आपको बताया था अक्षांश, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जलवायु को प्रभावित करता है, किस तरीके से करता है वो भी मैंने आपको समझाया था। बस वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि हमें काफी सारी चीजें लिखनी होंगी, है ना। वही डायग्राम मैंने ये इस तरीके से बना दिया, 0 डिग्री नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ओके। ऐसा बोला जाता है, ऐसा आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जो विषुवत रेखा है वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर देखी जाती है। वहीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8 या 10 किलोमीटर देखने को मिलती है। क्या बताया मैंने आपको कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल, भाई आप विषुवत रेखा के वाले एरिया में खड़े हो तो वहां पर जब ऊपर की ओर देखोगे तो क्षोभ मंडल की हाइट आपको लगभग 13 से 18 किलोमीटर में मिलेगी। और वहीं जब आप इसको ध्रुवों में जाके देखोगे तो बहुत समीप मिलेगी आपके, लगभग 8 से 10 किलोमीटर में। क्लियर है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 0 डिग्री पर विषुवत रेखा वाले रीजन पर हमको ये चीजें मिल रही हैं 13 से 18 किलोमीटर पर, और गोलार्धों में
ध्रुवों में ये चीज़ हमें कम ऊंचाई पर मिल जा रही है। इसका रीज़न चलिए जानते हैं। देखिए, क्या होता है 0 डिग्री पर यहाँ हमें सूर्य तप की प्राप्ति, सूर्य तप की प्राप्ति मतलब कि जो सोलर हीट है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होती है। जब यहाँ सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा होगी, साथ ही साथ इसी के साथ ही यहाँ कोरियोलिसिस कोरियो कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो क्या होता है, नगण्य होता है। अब आपके दिमाग में एक नया वर्ड आ गया, कोरियोलिस बल। परेशान मत होइए, सारी चीजें आएंगी ज्योग्राफी में। जितने मैंने आपसे बार बार कहा है, जितने भी वर्ड में यूज कर रहा हूँ वो सारे वर्ड आपको समझाऊंगा, लेकिन जब उसका समय आएगा, है ना। अभी बस आप जान लीजिए कि कोई बल है, इसी प्रकार कोई बल है जो यहाँ पर नहीं लगता है, नगण्य है, ठीक है। तो सूर्य तप की प्राप्ति यहाँ ज्यादा है, इसी के साथ में कोरियोलिस बल का प्रभाव नगण्य है, तो इनके चलते यहाँ पर होता क्या है, जो गर्म वायु है, क्योंकि देखिए सूर्य तप ज्यादा मिला, ज्यादा हीट जा रही है वहां पर। जब ज्यादा हीट जा रही है तो वहां पर वायु, या मैं अगर यदि सही वर्ड यूज करूं तो गर्म वायु का क्या होता है, आरोहण। आरोहण या जिसे ही हम कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट होने लगता है। भाई ज्यादा वहां पे प्रकाश पड़ रहा है, वायु गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो वो ऊपर की ओर क्या हो रही है, आरोहित हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है ना। आरोहण का तात्पर्य होता है ऊपर उठना। ये ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी है, इसे आपको समझ में आना चाहिए। जब आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो यही सब वर्ड जो होते हैं ना, अन्य सब्जेक्ट से या अन्य सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी से इसको अलग बनाते हैं। नॉर्मली आप भाषा में लिख सकते हो किसी चीज को ऊपर जाने के लिए कि वो ऊपर उठ रहा है, लेकिन जब ज्योग्राफी की बात करोगे तब आपको वहां पर आरोहण वर्ड यूज करना होगा। आए समझ में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे गर्म वायु का आरोहण होता है, तो यहाँ हमें क्या होता है, अधिक ऊंचाई तक क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी ज्यादा देखने मिल जाती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? फिर से कहीं अगर ये दिक्कत होगी तो फिर से समझना। 0 डिग्री यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारा सन है, देखिए स्क्रीन पर देखिए सन है, सन की डायरेक्ट रेजेस पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर ये मोस्टली ट्रेवल करता है 23.5 डिग्री तक, इस तरीके से, है ना। 23.5 डिग्री पर ये क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ तक तो इसकी डायरेक्ट रेजेस पड़ती हैं, ठीक है। और मोस्टली सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती हैं, 0 डिग्री पर पड़ती हैं। बाकी जगह पर क्या होती है, अपेक्षाकृत तिरछी किरणें पड़ रही होती है। जब वो तिरछी पड़ रही हैं तो वहां पर ऊष्मा का प्रभाव, उसको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ रहा है, तो ऊष्मा का प्रभाव या ताप का प्रभाव कम हो जाता है ना। लेकिन 0 डिग्री पर तो ज्यादा है। तो जब 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है तो वहां पे सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कोई कोरियोलिस बल होता है, उसका प्रभाव नगण्य होता है। ये मोस्टली क्या होता है, घुमाने का काम करता है। सिंपल सा समझ लो कि अगर यदि कोई चीज घूम रही है तो ये उसको और घुमाने का काम कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पवनें ऊपर जा रही थी ना, ऊपर की ओर जा रही होंगी, गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, और अगर यदि कोरियोलिस बल लगता तो इसको ऊपर न जाने देता, इसको मोड़ देता इस तरीके से। ये ऊपर न जाके ऐसी मुड़ जाती है, ऊपर न जाके ऐसी मुड़ जाती है। तो यहाँ पे इसका बल का प्रभाव भी नगण्य है, मतलब बहुत कम है। तो बहुत आराम से जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठते जाती है, उठते जाती है। और जब ये ऊपर की ओर उठते जाएगी या आरोहण इसका होता जाएगा तो ये काफी अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। जब इसकी ऊंचाई अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमें ज्यादा देखने मिलेगी। क्लियर है। इसके बाद आप अगर यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो यहाँ क्या है, वही सेम चीजें। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है। आए समझ में, जो सूर्य तप है, सूर्य तप की यहाँ पर प्राप्ति कम होती है। साथ ही साथ यहाँ पर कोरियोलिस जो बल है, कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है यहाँ सर्वाधिक होता है। भाई सूर्य तप की प्राप्ति भी कम हो रही है, साथ ही साथ कोरियोलिस प्रभाव का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, वायु ऊपर उठ पाएगी क्या ज्यादा,
नहीं उठ पाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जो वायु है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है? ठंडी होती है, जिसके चलते अब ठंडी हो गई है। अब वो ठंडी है तो वो ऊपर तो उठ नहीं पाएगी, है ना? तो ठंडी होती है वायु अपेक्षाकृत, जिसके चलते आरोहण कम होता है। आरोहण क्या होता है? कम होता है। यहाँ हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, तो मैं बोल रहा हूँ आरोहण कम होता है, जिससे जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ तक? सिंपल सा था भाई, सूर्य के प्रकाश का सारा रोल काल था और साथ ही साथ कोरियोलिस बल का, जिस कारण से हमें विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा देखने मिलती है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम देखने के लिए मिलती है। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब इसी क्षोभ मंडल को ना परिवर्तन मंडल भी कह देते हैं। अगर यदि मैं उसे फर्स्ट पॉइंट मानूं विशेषता की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसे परिवर्तन क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अभी परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्वेश्चन उठ रहा है ना, परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं भाई? ये तो फैक्ट हो गया कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्लियर? इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था, मतलब याद करने के लिए आपने याद कर लिया कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं? मेन तो हमारा यही सब चीजें जानना है। इसका उद्देश्य, हमारी क्लास का उद्देश्य ही है क्या? कंसेप्ट क्लियर होना। हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना? परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, समझिएगा। देखिए क्या होता है, फिर वही चीज, वो जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट है ना, वही चलता रहेगा। देखिए, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये विषुवत रेखा, देखिए ये हमारा सन, ठीक है? बहुत रोल कॉल रहेगा सन का, उसको बहुत अच्छे से प्रणाम करते रहिए, है ना? देखिए क्या होगा कि अब अगर यदि ग्रीष्म ऋतु आ गई, है ना, समर सीजन आ गया, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? वही सेम कंसेप्ट। जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होगी, सूर्या तप ज्यादा, जिससे क्या होगा? वायु का जो आरोहण है वो भी क्या होगा? ज्यादा, जिससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। वहीं ग्रीष्म ऋतु की जगह शीत ऋतु आ गई, ठीक है? जब शीत ऋतु आ गई तो यहां पर सूर्या तप की प्राप्ति हो गई कम, जिससे वायु हो गई ठंडी। ओके, साथ ही साथ वायु का जो आरोहण है वो हो गया अपेक्षाकृत कम, है ना? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी? कम। ये जो परिवर्तन दिखा रहा है क्षोभ मंडल, कि कभी इसकी ऊंचाई ज्यादा, कभी इसकी ऊंचाई कम, इसी कारण से इसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्लियर हुआ? परिवर्तन मंडल क्यों कह रहे हैं? आ रहा है मजा? तो सारी चीजें हमें जोड़कर कनेक्ट करके कंसेप्चुअली समझनी है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। मैं इसे रब कर रहा हूं, हाँ, साथ में नोट करते जाइए। अगर यदि नहीं कर पाए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप उसको फिर से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब अगर यदि हम एक और दूसरा आपको कंसेप्ट बताऊं, तो जो फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है ना, ये सूर्य है, सन है ये, तो जो सन से वेव्स आती हैं ये, है ना, तो ये जो सन से वेव आती है ना, ये होती हैं शॉर्ट वेव। कैसी होती हैं? शॉर्ट वेव। अब ये शॉर्ट वेव होने के साथ साथ इनकी स्पीड भी होती है कितनी? ज्यादा। स्पीड कैसी होती है? ज्यादा। तो स्पीड भी ज्यादा है, शॉर्ट भी है, तो ये जो वायुमंडल है ना, उसको भेद कर
पृथ्वी तक आ जाती है, पृथ्वी की सतह तक। तो हो सकता है कहीं पर पृथ्वी में इस तरीके से वाटर बॉडीज भी हों, ये है ना, और कहीं सतह तो है ही। तो ये जो वेव्स होती हैं, कौन सी सोलर वेव्स हैं, जो आपकी जो शॉर्ट सोलर वेव्स हैं, वो इस जल में लगभग आपका 200 मीटर की गहराई तक जाती है। 200 मीटर की गहराई तक पानी के अंदर ये सूर्य की जो लघु तरंग विकिरण है, रेडिएशन है, वो जाता है, और जो सतह होती है, इस सतह पर लगभग 20 मीटर तक ही वो भेद पाती है। ओके, क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया? लेकिन 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 जब ये टकरा कर वापस जाने की कोशिश करती हैं, क्या करती हैं? वापस जाने की कोशिश करती हैं, तब ये परिवर्तित, इसे कहा जाता है, देखिए ये तो सूर्य से आ रही थी, सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं इसे, लघु तरंग सौरिक विकिरण, शॉर्ट वेव सन्स रेडिएशन। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकरा गई और टकराकर अब पृथ्वी से जा रही हैं, तो ये हो जाती हैं दीर्घ तरंग। अब देखिए इनकी ये वेव्स ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये जो वेव है, ये है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। कैसी है? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, मतलब कि ये पृथ्वी से जो वापस वायुमंडल की ओर जा रही होती है, ये वो तरंगे होती हैं। और हमारा जो वायुमंडल है, ये अर्ध पारगम्य होता है। कैसा होता है? वायुमंडल जो है वो अर्ध पारगम्य है। अर्ध पारगम्य का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य से विकिरण आ रहा था, तो इसे तो बहुत आसानी से पास होने दे दिया, लेकिन जब पृथ्वी से वापस जा रहा होता है विकिरण, तो उसके लिए ये क्या करते, और ये भेद भी नहीं पाती ना भाई, दीर्घ तरंग बड़ी है तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? स्लो। तो इसको जो भेदना चाहिए पार होने के लिए, तो काफी क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है इसको भेदने के लिए। तो इसके लिए क्या बन जाता है? वायुमंडल अपारगम्य। एक साइड है पारगम्य, दूसरे साइड है अपारगम्य, इसीलिए वायुमंडल को अर्धपारगम्य कहा जाता है। ठीक है, इसी से हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म भी होता है। और अगर यदि ये वायुमंडल नहीं होता, तो ये जो पूरी पार्थिव विकिरण है ना, ये पूरी की पूरी बाहर निकल जाती। जिससे क्या होता? जब पूरी वायुमंडल की जो ये जो रेडिएशन है बाहर चला जाता, तो पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाती, है ना। आए समझ में? ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट हमारा यूज होता है आगे। आप देखेंगे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? स्टार्टिंग में तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। हमने देखा था ना, ऊंचाई, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने ऊंचाई या हाइट देखी थी ना, और वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। वो कमी क्यों आ रही है, वो हमें जानना है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल क्षोभ मंडल है और ऐसी गैसें बनी हुई, ये पूरा क्षोभ मंडल है, हाँ, और ये हमारी हो गई अर्थ। ये पूरा क्या है? क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। अब जब हम ये जो तरंगे हैं, ये वाली तरंगे तो ऊपर से आ गई सूर्य से, और इसने यहाँ पर जितना उसको गर्म करना था, पृथ्वी को जितना अवशोषित करना था अवशोषित कर लिया, और वापस उसने दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में वापस भेज दिया। अब आप देखिए, जब ये पृथ्वी से जो तरंगे वापस जा रही हैं, है ना, अब आपका वो कंसेप्ट काम आएगा, कौन सा वाला? कि जो भारी गैसें होती हैं वो वायुमंडल की निचली परत पे होती हैं, तो यहां पर क्या होंगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें निचले वायुमंडल में होंगी। तो ये जो गैसें हैं, ये जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण निकला है, उसे क्या कर देंगी? ये अवशोषित करेंगी। तो यहां पर इसका अवशोषण हो गया, काफी ज्यादा अवशोषण हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ी ये तरंगे, फिर थोड़ा सा इनके द्वारा अवशोषण हो गया, ठीक है, फिर ये ऊपर गई, तो इनमें जो
तापमान है, तापमान, भाई यहां पर आधा अवशोषण हो गया, ताप भी अवशोषित हो गया होगा, गैसों के द्वारा ताप को भी एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा, तो उसके कारण यहाँ जो ताप था वो आधा इन गैसों, भारी गैसों ने ले लिया। फिर ऊपर गए तो उससे जो ऊपर वाली लेयर थी वहां पर भी ताप का अवशोषण हो गया, तो एक प्रकार से ताप कम होते जा रहा है। तो इसीलिए क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ तापमान में कमी देखी जाती है। उसका कारण क्या है कि उसके निचले परत पर भारी गैसें होती हैं जो कि तापमान का अवशोषण कर लेती हैं। क्लियर है? ठीक है, ये कितना होता है? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अगर नहीं आया है तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में अब अगर यदि मैं बात करूं, हाँ इसका एग्जाम्पल अगर बोलेंगे सर कोई एग्जाम्पल है, हाँ भाई एग्जाम्पल है। देखिए क्या है एग्जाम्पल इसका, अगर यदि आप देखेंगे यहाँ पर ये 0 डिग्री और ये नॉर्थ और साउथ पोल, है ना? जब ये हाइट में अपन ये 13 या 18 किलोमीटर और ये 8 से 10 किलोमीटर की हाइट पर जो क्षोभ मंडल होता है ऊपर की ओर हम जब देखते हैं या इसका जब हम तापमान मापते हैं तो ये लगभग हो जाता है तापमान घटते घटते -109 डिग्री। आए समझ में? और यहाँ पर तापमान हो जाता है लगभग -60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर तो माइनस ज्यादा होना था। अरे ठीक है भैया, वो नीचे था, सतह पे था वहां पर ठंडा, लेकिन जब आप ऊपर ज्यादा हाइट में कहाँ गए हो? आप 8 से 10 किलोमीटर ही तो गए हो हाइट में, और यहाँ आप कितनी किलोमीटर चले गए? लगभग 13 से 18 किलोमीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 18 इंटू 1/165 कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आए समझ में? तो जैसे ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती है, तो वो क्यों आती है इस कंसेप्ट से आप समझ गए होंगे। क्लियर है? साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये मैं इसे रब कर रहा हूं ना, ये जो क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो यहीं होती हैं, यहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी? भाई बादल बनना, ठीक है, बादलों का, एक सेकेंड, बादल का निर्माण, साथ ही साथ वर्षा, है ना, जो बिजली कड़कती है, तड़ित, झंझावात इत्यादि, ये सारी घटनाएं हमको कहाँ देखने मिलती है? क्षोभ मंडल में देखने मिलती है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप सोचो जो हमारी एरोप्लेन चलती है वो इस मंडल में चलेगी क्या? आप खुद लॉजिकली समझो, भाई यहाँ बादलों का निर्माण हो रहा है, वर्षा हो रही है, थोड़े झंझावात हो रहा है, तो क्या यहाँ पर एरोप्लेन को चलना चाहिए? सभी का आंसर होना चाहिए शायद नहीं। तो बस वही, यहाँ इन सभी के चलते ये वायुयानों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। याद तो नहीं करना पड़ेगा कि वायुयान किस मंडल में नहीं चलते हैं, तो क्षोभ मंडल में नहीं चलते हैं क्योंकि वहां पे बादलों का निर्माण हो रहा है, वर्षा होती है, थोड़ा झंझावात होता है। इसके साथ ही इस क्षोभ मंडल को हम और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि संवहन मंडल और एक और विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, है ना? अब विक्षोभ मंडल से तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से विक्षोभ पैदा हो रहा है, थोड़ा झंझावात हो रही है, वर्षा हो रही है, बादलों का निर्माण हो रहा है, और भी जितनी भी हमें घटनाएं देखने मिलती है आसमान में, आसमान बोले तो हमारे ये जो क्षोभ मंडल का रीजन है, जितनी भी हमें घटनाएं दिखती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित हो रही होती हैं, है ना, पास वाले मंडल पर। इसलिए हम इसे कह देते हैं विक्षोभ पैदा हो रहा है यहाँ पे, तो विक्षोभ मंडल है। और संवहन मंडल इसलिए कहा जाता है कि ये वही मंडल है जहां पर वायु का जो आरोहण है वो इस तरीके से ऊपर की ओर होता है, ये कन्वेक्शनल रूप में ऊपर की ओर।
तो जब वायु का इस तरीके से ऊपर उठती है तो ये कहला जाता है संवहन। तो संवहन कहाँ हो रहा है? विक्षोभ मंडल में हो रहा है, इसीलिए हम इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलिए ठीक है, मुझे लगता है आज यहीं तक करना चाहिए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना था समताप मंडल, लेकिन उसे मैं कल पढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।